नमस्कार। आज का डिस्कशन का संदर्भ किसान आंदोलन से है। सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये स्पेसिफिक पंजाब का मूवमेंट है। ये किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे पैन इंडिया मूवमेंट नहीं है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगा कि गए दिन तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान पटना में किसानों को बुलाया कि आइए साथ में मिलिए और साथ में मिल कर के हम इस किसान आंदोलन को मजबूत करें। नतीजा क्या निकला? कोई नहीं आया। कुछ चंद आरजेडी के कार्यकर्ताओं को छोड़ करके मेरे ख्याल से और कोई नहीं आया। लिहाजा ये एक स्टेट स्पेसिफिक आंदोलन बन के रह गया है और ये भी तय है कि ये किसी भी कीमत पर किसान का आंदोलन नहीं है। इसको आपको संदर्भ में देखना पड़ेगा कि इस आंदोलन के पीछे कारण क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। अगर आप ये देखिए तो इस साल में जो एमएसपी का परचेज़ हुआ है 65% परचेज़ पंजाब से की गई है। तो फिर इसमें पंजाब के किसानों को क्या समस्या हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए पंजाब में मैं इसलिए इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि आपको इसका मूलभूत कारण समझने की आवश्यकता है। ये किसान का आंदोलन नहीं है और किसानों को इसके लिए आंदोलित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूल मुद्दा चला आता है एक पर्टिकुलर इशू पर जिसको आपको समझने की आवश्यकता है और जिसके परिप्रेक्ष्य में आपको उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। पंजाब में 3% मंडी टैक्स लगता है, ठीक है। पंजाब में उसके ऊपर 3% सेस लगता है और पंजाब में उसके भी ऊपर 2.5% आड़तिया कमीशन लगता है। और ये सारा का सारा चीज़ होता है कितना? गए साल में 1700 करोड़ का स्टेट का अपना रेवेन्यू जनरेट हुआ या होता है पर साल पे। तो ये मुद्दा किसान का नहीं है, ये मुद्दा 1700 करोड़ का है। ये 1700 करोड़ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार के पास। ज़्यादातर ये स्टेट डेफिसिट में चला जाता है और तनख्वाहें देने में, और ख़ास करके बाकी जो वितरण होता है आपस में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे वो पॉलिटी में हो, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप सीधी सी बात ये समझें कि आज की तारीख में, मैं जून 2020 की बात कर रहा हूँ, जून 2020 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कुल मिलाकर के 41 मिलियन टन्स 41 मिलियन टन्स का सरप्लस फूड होना चाहिए जो स्टोर में हर समय सरकार रखती है। लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोविड के टाइम में सबको सप्लाई करने के बाद भी एफसीआई के पास आज की तारीख में, मैं जून 2020 की बात कर रहा हूँ, जून 2020 में 97 मिलियन टन्स ऑफ राइस और वीट, चावल और गेहूं, 97 मिलियन टन सरप्लस में पड़ा हुआ है। सरप्लस में वो ट्रांसलेट करता है रुपयों में, अगर आप देखेंगे तो 1,20,000 करोड़ का सरप्लस आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है। आइटम मतलब चावल और
गेहूँ, लेकिन हमारे पास दाल नहीं है और हमारे पास तिलहन नहीं है। हम तिलहन के लिए $10 बिलियन मतलब 7 लाख करोड़ के ऊपर, 7.5 लाख करोड़ के ऊपर हम खर्च करते हैं हर साल तिलहन में सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए। खास करके पाम ऑयल आता है मलेशिया से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसी चावल और गेहूं के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सरकार FCI के माध्यम से, MSP के माध्यम से हमसे ख़रीद रही है तो हम उसको उगाते रहें, लेकिन हम तिलहन और दाल बाहर से इंपोर्ट करते रहें। इसका कोई मतलब बनता है सर? आप ये सोचने की कोशिश करें। मैं एक बड़े सिंपल सा एग्जांपल देके करता हूँ कि हमारे घर में मान लीजिए 5 किलो चावल पड़ा हुआ है और 5 किलो आटा पड़ा हुआ है। हमारे घर में दाल नहीं है और तेल नहीं है। हम वापस से बाज़ार जाते हैं और वापस से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ या आटा खरीद के ले आते हैं। तो इस तरह की खरीदी का कोई मतलब तो बनता नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई तिलहन और दाल के लिए हमारे पास तकनीकी सुविधा, तकनीकी माहौल नहीं है, मतलब मालूम नहीं है कैसे उसको उगाया जाए। तो संस्थाएं हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जो कि जिनको बहुत खुशी होगी आपको मदद करने के लिए, चाहे वो आपका बीज की क्वालिटी हो, चाहे खाद की क्वालिटी हो, चाहे टेक्निकल प्रोसेस का पता हो कि भाई कब आपको पानी डालना है, कितना डालना है, कब खाद डालना है, कितना डालना है, कैसे उसकी सेवा की जा सकती है ताकि आपको अच्छा यील्ड मिले। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। तो आपको गेहूं और चावल के साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके पास हमारे देश में आज की तारीख में सरप्लस है। इतना हमें चाहिए भी नहीं, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई तरीका निकालें कि इसको किसी तरह से एक्सपोर्ट किया जाए। अगर आप करें तो करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो थर्ड पार्टी अपॉइंट करिए, उनको मैंडेट दीजिए कि आपके बिहाफ पर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइस फिक्स कर दें आप, और बाकी का मैकेनिज़्म आप छोड़ दें थर्ड पार्टी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो विदेशों में मार्केट ढूंढें और जो हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम सूर्य भगवान और बारिश भगवान के ऊपर कब तक निर्भर रहेंगे, क्योंकि वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी तो हमारे पास है नहीं। तो हम वो बोरे में भर करके खुले में छोड़ देते हैं और भरोसे में छोड़ देते हैं सूर्य भगवान के और बारिश भगवान के कि भाई ख्याल रखना मेरे सामान का। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो आज हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो MSP के तहत बिक रहा है और बिक करके एक पॉकेट से निकाल करके दूसरे पॉकेट में जा रहा है और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो उसमें चरमरा रही है। आप ये सोचिए कि अगर 1,20,000 करोड़ का सरप्लस रुपये का सरप्लस आइटम अगर सरकार के पास पड़ा हुआ है जो कि शायद अगले कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, तो उसका क्या आपको संदर्भ दिखता है? और वही चीज़ अगर हम मलेशिया से पाम ऑयल या रॉ पाम का जो हम मंगाते हैं उसको रिफ़ाइन करने के लिए, यहाँ पे तेल बनाने के लिए, उसको अगर हम कम करें और हम यहाँ पर खुद ही उसको पैदा करें तो क्या वो ज़्यादा तार्किक नहीं होगा? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। वापस आते हैं अगर इस किसान आंदोलन पे, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और जो संदर्भ मैंने आपको बताया कि ये किसी भी किसान की समस्या नहीं है। 65% तो MSP का ये साल में पंजाब से ही लिया गया है, तो पंजाब के किसानों को तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए। ये खास करके वहाँ की पॉलिटी का प्रॉब्लम है और वहाँ के जो आड़तियाँ हैं जो कनाडा में रहते हैं और यहाँ पे उनका परिवार रहता है और उनको कुछ काम है नहीं, तो बस वो एक, आप ये सोचिए कि पूरे भारत में 29 या 30 गांव पे एक APMC या एक
सेंटर है, और वही चीज़ पंजाब में हर 2 गांव पर एक सेंटर है जहां पर कि एमएसपी का परचेज़ होता है। तो उनको तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ये एक तरह से पूरा का पूरा पर्सनल एजेंडा है उन लोगों का जो वहाँ बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोगों का जो वहाँ बैठे हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बरगलाने में मत आइए, और जो आपकी समस्याएं हैं उसको आप एक राइट फोरम में रखिए। ये सब ऑल इंडिया किसान संगठन ठेका ले रखा है क्या? हमारा ठेका ले रखा है हमारा? हम मेहनत करते हैं, हम अपनी फसल पैदा करते हैं, हमारे पास अधिकार होना चाहिए, उसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बेचूँ। सरकार ने वो व्यवस्थाएं इस 3 बिल्स के थ्रू बना दी हैं कि भाई जो कन्वेंशनल फार्मिंग होता है कि हमने उगा करके गांव में अपने घर में रखे हुए हैं, बनिया आएगा, बनिया आकर के खरीदेगा, खरीद कर ले जा करके उसको बाज़ार में बेचेगा, जिसका कीमत आज देखिए मकई की एमएसपी 1860 रुपये है, बनिया आकर के आपसे 1000 रुपये में खरीद के जाता है। क्या मतलब है? आपको सोचना पड़ेगा। आपने मेहनत करी है, आपने उगाया है, तो आपको अधिकार होना चाहिए कि आप उसको जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं। सरकार ने वो व्यवस्था पैदा करी है, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए और इस तरह के बरगलावे में मत आइए। इन लोगों को जो करना है ये अपना कब्र खुद खोद रहे हैं, और सरकार जो कर रही है, ख़ास करके अभी की जो सरकार है, वो लोगों के भले के लिए, इंसाफ के लिए काम करती है या कर रही है, ऐसा मेरा सोचना है, और ऐसा मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों का सोचना है। तो हमें उनको सहयोग करना चाहिए, और हम अगर अपने घर पे अपना काम शुरू करें तो घर से वो समाज में जाता है, समाज से आगे बढ़ता है, प्रदेश में जाता है, प्रदेश से आगे देश में जाता है। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हम किस तरह से अपना और प्रदेश का और देश का और देश में रहने वाले हर वासी का खुशहाली का ख्याल रखें, और उसी लाइन पर या उसी विचार पर हम सहयोग करें सरकार के साथ। प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ सही होती है, उसको एक राइट फोरम पर उठाएं। सरकार सुनने को तैयार है, लेकिन इस तरह से सड़कें बंद करके मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब आप में और फिर वो शाहीन बाग में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। फिर सोचिए, समझिए, विचारिए और उसके बाद काम करिए। मैंने आपको इसका जो संदर्भ है वो बता दिया है। इससे किसान का कोई लेना देना नहीं है। ये आड़तिया का 2.5% का कमीशन का पूरा कहानी है, और पंजाब सरकार का जो 1700, 800, 1800, 2000 करोड़ का जो मंडी टैक्स और सेस आता है, वो आपस में वितरण करने की पूरी की पूरी व्यवस्था के कारण ये है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सोचिए, विचारिए और इस पर काम करिए। धन्यवाद।